पहला प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, 5 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि रैपिड सेंड या द्रुत रेट फिल्ट्रेशन को समझाएं, ठीक है ना। पूछा जाता है कि रैपिड सेंड और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के बारे में बताइए। तो एक होता है स्लो सेंड फिल्ट्रेशन और एक होता है रैपिड सेंड फिल्ट्रेशन, समझ गए, या इसी को जो है मैकेनिकल यांत्रिक फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो आपसे 5 नंबर में एग्जाम में पूछेगा, चूंकि यह एक फिल्ट्रेशन जो है पानी को साफ करने की एक विधि है, समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन या मैकेनिकल फिल्टर होता क्या है। बस आपको कुछ इसमें स्टेप है, जिस स्टेप को फॉलो करना है बस आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। रैपिड सैंड या इसी को यांत्रिक फिल्ट्रेशन, रैपिड सैंड या इसी को मैकेनिकल फिल्टर भी कहते हैं, समझ गए। फिल्टर से आप लोग को समझ ही गए होंगे कि फिल्टर का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। तो आपके सामने है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए। इसे जो है यांत्रिक फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। द्रुत रेट फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, भार पद्धति व दाब पद्धति। देखिए ये जो द्रुत रेट फिल्टर है, द्रुत मतलब क्या होता है, द्रुत द्रुत मतलब क्या होता है, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, द्रुत रेट फिल्टर, समझ गए। यह रैपिड सैंड फिल्टर जो है 2 प्रकार के आपके होते हैं, समझ गए। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए आज हम लोग जो है देखते हैं 2 प्रकार के जो होता है उसमें जो है एक होता है भार पद्धति, एक होता है दाब पद्धति। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि एक भार पद्धति और एक दाब पद्धति, समझ गए। चलिए जो है हम लोग इसको देखते हैं। यांत्रिक फिल्टर से जल शोधन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब ये जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है या इसी को हम लोग जो है यांत्रिक फिल्ट्रेशन कहते हैं, यह जो है आपके जल शोधन करने का, जल जो है शोध करने का मतलब जल को साफ करने का जो है यह एक फिल्ट्रेशन है, इसके जरिए किया जाता है, समझ गए। ये चीज़ को जो है आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। यह प्रक्रिया जो है प्रोसेस में चलता है। अब कैसे कैसे ये प्रोसेस आगे चलता है आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस ही बता देता हूँ कि इसमें जो जल शोधन किया जाता है वह जल शोधन कैसे किया जाता है, कैसे जो है जल को शोध किया जाता है, साफ किया जाता है, किन किन प्रोसेस के जरिए रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में, समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है जल शोधन करने का, जल को शोध करने का, उसमें जो है आपके कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट होता है स्कंदन का, कोगुलेशन का। पहला क्या ध्यान में रखिएगा, यांत्रिक फिल्ट्रेशन पूछे या फिर जो है आपको यांत्रिक फिल्ट्रेशन पूछे या फिर जो है आपसे क्या पूछे, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन पूछे, दोनों एक ही होता है, समझ गए। तो ऐसे में आपको क्या याद रखना है, पहला जो है स्टेप है वह कोगुलेशन का होता है, स्कंदन का होता है, समझ गए। पहला क्या स्टेप होता है, स्कंदन का। मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि पहला जो है स्कंदन का होता है, समझ गए। दूसरा जो होता है वह आपका मिक्सिंग का होता है। स्कंदन के बाद जो दूसरा प्रोसेस है मिक्सिंग का है, समझ गए, मिक्सिंग का। तीसरा जो है प्रोसेस होता है फ्लोकुलेशन का। फ्लोकुलेशन का मतलब होता है उर्नन का, समझ गए, उर्नन। और चौथा है सेंडिमेंटेशन का, मीन्स अवसादन का। एंड पांचवा है निस्यंदन का, फिल्ट्रेशन का। और यही 5 जो है आपके प्रोसेस है जो एक के बाद एक होता है। पहला क्या है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि पहले आप ये प्रोसेस को एक बार एक करके जो है इसको ध्यान में रखें। जब ध्यान में रहेगा तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ जो है आप क्लियर कर पाएंगे, समझ गए। चलिए फिर से देख लीजिए। पहला पॉइंट है कोगुलेशन, स्कंदन का। दूसरा है मिक्सिंग का, मिक्सिंग करने का। एंड तीसरा है फ्लोकुलेशन का, मीन्स उर्नन का। एंड चौथा है सेंडिमेंटेशन, अवसादन का। एंड पांचवा है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन का। पहला कोगुलेशन, दूसरा मिक्सिंग, समझ गए। तीसरा जो है फ्लोकुलेशन, चौथा है सेंडिमेंटेशन और पांचवा है निस्यंदन। तो इस चीज़ को जो है आप याद करके रखिएगा बढ़िया से, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज जो है अब हम लोग इसको जो है अच्छे से जो है इसको एक एक करके समझते हैं कि आखिर क्या होता है कोगुलेशन और क्या होता है मिक्सिंग, एक एक करके समझते हैं। ओके, चलिए माय डियर, यहाँ पे कहता है कोगुलेशन, जल में उपस्थित गंधलेपन, गंधलेपन मतलब जल में जो गंदा होता है, गंदापन, उसको और मैलापन जो होता है उसको दूर करने के लिए रासायनिक स्कंदन के लिए जल में फिटकिरी डाली जाती है। मानिए कोई गंदा जल है, समझ गए, जिसमें बहुत ज़्यादा मैलापन भी है और बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, समझ गए। तो ऐसे में जो है आपके क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि अगर कोई जल है, जल जिसको हमको शोध करना है, वह जल बहुत ज़्यादा क्या है, गंदगी है, समझ गए, वो जल में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा मैलापन है। तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक स्कंदन के लिए उसमें जो है हम लोग कुछ जो है जल में फिटकिरी को डालते हैं। अब यहीं से प्रोसेस शुरू होता है। स्कंदन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ रासायनिक स्कंदन के लिए कुछ जो है रासायनिक चीज़ें जैसे फिटकिरी डालते हैं, समझ गए, जल में। 5 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर जल में जो है गंधलेपन के अनुसार जो है फिटकिरी डाली जाती है। अब होता यह है कि 5 से 40 ग्राम
पर लीटर। अब जैसे जो है पानी जितना गंदापन हो, समझ गए, जितना मैलापन हो, उसके हिसाब से जो है हम 5 से 40 ग्राम मिलीग्राम के बीच जो है पर लीटर, यानी 1 लीटर पर 5 से 40 मिलीग्राम डालेंगे फिटकिरी 1 लीटर पानी पर। अब मान गए ज़्यादा पानी गंदा होगा तो 40 मिलीग्राम भी डाल सकते हैं, समझ गए ना। तो इससे होगा क्या कि अस्कंदन की काम होगा, गंदेपन को जो है हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक फिटकिरी डालकर शुरू करते हैं, समझ गए। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है मिक्सिंग का होता है। दूसरा क्या होता है, मिक्सिंग करने का। अब चूंकि जल में हम जो है फिटकिरी जो है रख दिए हैं, समझ गए, जल में क्या रख दिए हैं, जल में हम लोग यहाँ पे फिटकिरी डाल चुके हैं, अस्कंदन में मिला चुके हैं, समझ गए, डाल दिए हैं। अब दूसरा पॉइंट होता है मिक्सिंग करने का। मिक्सिंग मतलब होता है मिलाने का, समझ गए। मिलाने का मतलब होता है कि जैसे हम फिटकिरी में जो फिटकिरी को जो जल में रखे हैं, फिटकिरी को अच्छी तरह से जल में मिलाने के लिए जल को अत्यंत तीव्र गति से हिलाया जाता है। मिक्सिंग कैसे करते हैं, जैसे जल में हम चीनी रख देंगे तो जल को मिलाने के लिए, चीनी को मिलाने के लिए क्या करेंगे कि उसमें अच्छे से जो है हम उसको क्या करेंगे, बढ़िया से उसको हिलाएंगे, समझ गए। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है क्या होगा कि हम अच्छे से फिटकिरी और जल को मिश्रण करेंगे, इसके लिए तीव्र गति से हिलाते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया। एंड तीसरा पॉइंट है, कहता है फ्लोकुलेशन, उर्नन का, समझ गए, उर्नन का। जल को उर्नन कक्ष फ्लोकुलेशन चेंबर में 30 मिनट तक धीमी गति से हिलाया जाता है। अब दूसरा मेथड होता है, वहाँ पे हमको मिलाना था, मिक्सिंग करना था, तो तीव्र गति से जो है हम मिक्सिंग जो फिटकिरी डाले हैं उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं तेज गति से। अब उर्नन कक्ष होता है, एक फ्लोकुलेशन चेंबर होता है, उसमें उर्नन की क्रिया होती है। जल को उर्नन कक्ष में 30 मिनट तक धीमी गति से हिलाया जाता है, मतलब धीरे धीरे जल को जो है उर्नन कक्ष में जो है वहाँ पे मिलाया जाता है, समझ गए, हिलाया जाता है। 30 मिनट तक हिलाने से जो एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड का जो गाढ़ा अवक्षेप होता है वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अब आप लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि जैसे आप दूध को आप दही को मथते हैं तो उसमें से क्या होता है, झाग निकलता है ना, और उसी झाग को जो है हम लोग ऊपर ऊपर से काट देते हैं तो वह घी के रूप में जमा होता है, जमा करते हैं, इस प्रकार से होता है ना। तो उसी प्रकार से जो फिटकिरी मिला हुआ जल है उसको 30 मिनट तक उर्नन कक्ष में धीमे धीमे गति से हिलाते हैं ना, तो 30 मिनट हिलाने के बाद जल के ऊपर एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो है गाढ़ा अवक्षेप जो है प्राप्त होता है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो यही हमारा उर्नन कक्ष की क्रिया होती है, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, आगे यहाँ पे आप अब लोग देखिएगा, चौथा पॉइंट है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है सेंडिमेंटेशन मीन्स अवसादन। अवसादन का मतलब होता है अवसादन करना, सेंडिमेंटेशन, समझ गए। अस्कंदित जल, जो अस्कंदित जल है, समझ गए, जो मिला हुआ जल है, जल को अवसादन कुंडों में लाया जाता है, फिर उसे वहाँ पर 2 से 6 घंटे तक रखा जाता है। अब यह प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहा है। पहला में था कि जल में हम जो है क्या रख दिए, फिटकिरी रख दिए। दूसरा में था कि तेज गति से जो है हिलाकर हम लोग क्या किए उसको, दूसरा में क्या था कि तेज गति से जो है उसको हिलाकर हम लोग क्या किए, मिक्सिंग कर दिए। एंड तीसरा था जो हम उसको क्या किए हैं, फ्लोकुलेशन, उर्नन कक्ष में ले जाकर धीमे धीमे जो है 30 मिनट तक क्या किए हैं, उसको हिलाए हैं, समझ गए, 30 मिनट तक हिलाए हैं। 30 मिनट तक हिलाने के बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पे वह एक अवक्षेप के रूप में गाढ़ा जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। अब उस अवक्षेप को जो है हम क्या करते हैं, सेंडिमेंटेशन, अवसादन में ले जाते हैं। अब एक जो है अस्कंदित जल जो होता है, अस्कंदित जल को अवसाद कुंड में ले जाते हैं, समझ गए। मतलब ये चीज़ समझिए, यहाँ पे जो उर्नन कक्ष से जो जल हमारा जो अवक्षेप बना है उसको हम क्या करते हैं, सेंडिमेंटेशन में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, अवसादन कुंड में ले जाते हैं। वहाँ पर जो है उस जल को 2 से 6 घंटे तक रखा जाता है, जो मिला हुआ जल है, समझ गए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा शेष जल की अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाती है तथा जल अधिक साफ दिखने लगता है। अब जो चौथा पॉइंट होता है, यहाँ पर जो है आपका जल जो है साफ दिखना शुरू हो जाता है। कैसे साफ दिखना शुरू हो जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो साफ इसलिए देखना शुरू हो जाता है माय डियर, क्योंकि जो जल होता है वह अवसादन में 2 से 6 घंटे तक अवसादन कुंड में रखने के बाद
एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, समझ गए। और उस बल के कारण जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अवक्षेप है, जो कि एक व्यर्थ पदार्थ है जल में, यह और जो शेष जल की और भी सारा जो अशुद्धियां हैं वह नीचे बैठ जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और जल जो है आधा जो है ज़्यादा साफ दिखने लगता है, समझ गए। तो यही जो है आपका हो जाता है, चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो ये हो गया आपका अवसादन, समझ गए। अवसादन कहाँ होता है? अवसादन कुंड में होता है, समझ गए। ये चीज़ें हैं। और पांचवा पॉइंट होता है निस्यंदन का, मीन्स फिल्ट्रेशन का, समझ गए। निस्यंदन का मीन्स फिल्ट्रेशन का, समझ गए। तो अब चलिए हम यहाँ पे जो है देखते हैं कि आखिर जो है फिल्ट्रेशन निस्यंदन का क्या जो है भूमिका है इस जल शोधन में, समझ गए। देखिए यहाँ पे जल को निस्यंदन के लिए द्रुत रेट फिल्टर में पहुंचाया जाता है। अब होता यह है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए कि जल को निस्यंदन के लिए द्रुत रेट फिल्टर में पहुंचाया जाता है। मीन्स जो आपका सैंड फिल्ट्रेशन होता है, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, जल को निस्यंदन के लिए फिल्ट्रेशन मतलब छनने के लिए जो है द्रुत रेट फिल्टर में पहुँचाया जाता है। मीन्स अब जो है ले जाया जाता है कहाँ? सैंड फिल्ट्रेशन में, समझ गए, जहाँ पर जल लगभग 99% शुद्ध हो जाता है। अब रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में जाने के बाद जल जो है लगभग 99% जो है क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए ना कि क्या होता है कि जो जल है, जल को निस्यंदन के लिए द्रुत रेट फिल्टर में पहुंचाया जाता है। पहुंचाने पर वहां जल जो है लगभग 99% जो है शुद्ध हो जाता है, समझ गए। कुछ तो शुद्ध जो है आपका चौथे स्टेप में ही हो गया है, समझ गए ना। तो ये चीज़ों को चौथा स्टेप कौन सा था? सेंडिमेंटेशन। कुछ तो यहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है साफ दिखने लगता है। पाँचवा स्टेप में जब इसे निस्यंदन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए जब रैपिड सैंड फिल्टर में ले जाते हैं तो वहाँ पे जल 99% शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि मंद रेत फिल्टर की तरह ही रेत एवं बजरी की परतें होती है। ये जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन होता है इसमें जो है आपका क्या होता है कि इसमें मंद रेत फिल्टर की तरह ही रेत एवं बजरी के परतें होता है, समझ गए। तथा फिल्टर के तल पर शुद्ध जल की निकासी हेतु पाइप लगा होता है। अब ये जो फिल्ट्रेशन के लिए जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन होता है तो इसमें जो है मानिए यह एक फिल्टर है, समझ गए, यह एक फिल्टर है। तो यहाँ पे इसके तल में एक नल लगा होता है, समझ गए। और इसके जो है देख लीजिए इसमें मंद रेत फिल्टर की तरह मतलब स्लो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन की तरह ही रेत, बालू का और बजरी का एक परत लगा होता है, समझ गए। एक जो है आपके बालू और बजरी का एक जो है आपके परत लगा होता है तथा फिल्टर के तर पर शुद्ध जल की निकासी हेतु यहाँ पे तल पर एक पाइप लगा होता है। इस प्रक्रिया में रेत की तरह तह पर मतलब रेत की तह पर कीचड़दार परत जो है बन जाता है। इसको दूर करने के लिए फिल्टर की सफाई की जाती है। मतलब यह जो परत यहाँ पे एक बना होता है ना, एक परत जो बना होता है जो बालू और बजरी का होता है, इस पर जो पानी का जो गंदगी होता है वह यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, समझ गए। कीचड़ की तरह जो है इस पर बैठ जाता है और जो साफ पानी होता है नल के द्वारा बाहर निकल जाता है, समझ गए। जल के प्रवाह को विपरीत दिशा में किया जाता है। जल के जो प्रवाह होता है वह विपरीत दिशा में इसलिए किया जाता है ताकि अपने साथ यह गंदगी को बहाव में न ले जाए, ठीक है। इससे अशुद्धियाँ निष्कासित होकर जल के साथ निकल जाती है, समझ गए। इसमें होता है कि जो भी अशुद्धियाँ होती है वह निकल कर जल के साथ में जो है निकल जाती है। अगर हम जो मान गए कि जल के विपरीत दिशा में अगर नहीं जल को बहाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा कि अशुद्धियाँ जो है जल के साथ ही चला जाएगा एक ही बहाव की तरफ, ठीक है। इससे उल्टी धुलाई बैक वॉशिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में 15 मिनट का जो है समय लगता है। तत्पश्चात फिल्टर पुनः उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। तो पांचवा स्टेप में जहाँ फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे सारे प्रोसेस होते हैं। एक बजरी और रेत की जो है परत होती है, समझ गए। इस बजरी और रेत की परत में जो है आपके क्या होते हैं, एक परत सा बना होता है जिसमें अशुद्धियाँ आकर एक कीचड़ के रूप में इस पर अटक जाता है और बाकी शुद्ध जल जो है आपके नीचे से नल के द्वारा बाहर निकल जाता है, समझ गए। इसमें जो जल का प्रवाह होता है वह विपरीत दिशा में किया जाता है। इससे जो अशुद्धियाँ होती है निष्कासित होकर जल के साथ निकल जाती है। अब इसमें साफ करने की बात आएगा फिल्टर का, तो इसमें विपरीत दिशा में साफ करने के लिए जो है दिया भी जाता है ताकि जो जल के साफ करके और जो कीचड़ बचे वह अशुद्धियाँ यहाँ से निकल जाए, ठीक है। और इसे उल्टी धुलाई बैक वॉशिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है और फिर जो है यह आपका फिल्टर तैयारी हो जाता है। चीज़ों को समझ गए। तो यही आपका रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन था। यहाँ पे इसका जो है हम लोग
इंग्लिश भी दे चुके हैं। पहला पॉइंट कोगुलेशन का है, दूसरा है मिक्सिंग का, तीसरा है फ्लोकुलेशन का, चौथा है सेंडिमेंटेशन का और पांचवा है फिल्ट्रेशन का। तो ये आप 5 स्टेप याद रखिएगा। रैपिड सेंड फिल्ट्रेशन जो है आपका यही होता है। 5 नंबर में पूछेगा तो आप जो है रैपिड पूछे या मैकेनिकल पूछे बना दीजिएगा। अब हमारा एक और अच्छा प्रश्न माय डियर आता है, बीएमआर है। समझ गए क्या है? बीएमआर है, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हम जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम लोग बीएमआर कहते हैं। समझ गए? इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो माय डियर यहाँ पे हमें जो है क्या है प्रश्न कि बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। चलिए हम इस चीज़ को जो है समझते हैं। इसका जो है निकालने का फार्मूला भी देखेंगे और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है सब चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ गए? रेट मतलब क्या होता है? दर होता है। तो इस चीज़ को जो है सबसे पहले आप समझिए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। तो देखिए, किसी व्यक्ति के शारीरिक, कोई व्यक्ति है उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण आराम की अवस्था होने पर, कोई एक व्यक्ति है जब वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से जब वह आराम करता रहता है, तो उस अवस्था में जो है शरीर का तापमान समान होने पर तथा भोजन ग्रहण करने के 12 घंटे के बाद उसमें मेटाबॉलिज्म की दर बीएमआर कहलाती है। तो बीएमआर की मतलब क्या होती है कि कोई एक व्यक्ति है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से जब आराम की अवस्था होता है तो शरीर का तापमान उसमें समान होता है और भोजन ग्रहण करने के 12 घंटे के बाद उसमें मेटाबॉलिज्म की जो दर होती है वही बीएमआर कहलाती है। समझ गए? कब कब एक व्यक्ति है जब उसका बॉडी पूर्ण रूप से और मेंटल दोनों रूप से जब वह आराम हो, शारीरिक तापमान समान हो, भोजन करने के 12 घंटे के बाद उसके जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके दर को बीएमआर कहते हैं। ये आपके जो है बीएमआर होते हैं। बीएमआर समझ गए? आगे देखिए, बीएमआर अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो एक बार और आसानी से समझ लीजिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है बीएमआर, देख लीजिए बीएमआर क्या होती है। तो बीएमआर जो है आपका यहाँ पे देखिए, बीएमआर यह देख लीजिए यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वह एक प्रकार का यह एक कैलोरी के रूप में होता है। समझ गए क्या चीज़? यह एक प्रकार के कैलोरी के रूप में होता है जो आपका शरीर आराम करते समय जलता है। जब हमारा बॉडी आराम करते रहता है ना तो यह जो है जलते रहता है। समझ गए? यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जिसकी आपके शरीर को, आपके अंगों को कार्यशील रखने, सांस लेने, रक्त पंप करने के लिए आवश्यकता होती है। बीएमआर आपकी उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन और मांसपेशियों सहित कई कारकों से प्रभावित होते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट का, कि यह एक कैलोरी के रूप में होता है जो आपके शरीर को आराम करते समय जो है रेस्ट के समय जलते रहता है। तो इसीलिए ऊपर कहा है कि जब बॉडी आराम हो, मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से। समझ गए? जब यह आराम बॉडी रहता है तो यह क्या होता है, क्या होता है, यह जो है आराम के समय यह कैलोरी के रूप में जलता रहता है। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आपके शरीर की, ठीक है ना, जिसकी आपकी शरीर को, आपके अंगों को कार्यशील रखने में, अब चूंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा है, यह एक ऊर्जा के रूप में होता है। तो हमारे बॉडी के अंगों को कार्यशील रखने के लिए, सांस रख लेने के लिए, रक्त पंप करने के लिए आवश्यक होगी। बीएमआर आपकी उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन और मांसपेशियों सहित कई कारकों से प्रभावित होता है। तो आप जो है बेसिक में जो बीएमआर है उसको ये याद रखिए या ऊपर वाला याद रखिए, जो भी याद रहे। समझ गए? यहाँ पे देख लीजिए, एक रूप से है मेटाबॉलिज्म की दर अलग अलग आनुवांशिक गुणों, कैलोरी खपत की मात्रा, विभिन्न शारीरिक मापदंडों और शारीरिक गतिविधियों को समर्थन के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होती है पूर्ण रूप से आपके बॉडी के लिए कितना ज़्यादा जो है, आपका बॉडी कितना ज़्यादा जो है निर्भर करता है इस ऊर्जा पर, इसके लिए जो है आपको ध्यान देकर रखना है। ठीक है? तो ये चीज़ें होता है। तो ये हो गया आपका बीएमआर। मैंने तीनों तरीका से आपको समझा दिया, आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है। ऊपर भी आप देखें कि कुछ फैक्टर है जो प्रभावित करता है। तो अनेक प्रकार के कारक है जो आपके बीएमआर को प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे हो गया उम्र। उम्र जो होता है शिशुओं एवं छोटे बच्चों में वयस्कों की तुलना में तथा वयस्कों में वृद्धों की तुलना में बीएमआर अधिक पाई जाती है। समझ गए?
25 वर्ष के बाद हर 10 वर्ष में 5 से 10% बेसिक मेटाबॉलिक दर में कमी आती है। मतलब उम्र में जो है क्या होता है, शिशु और छोटे बच्चा में वयस्कों की तुलना में अधिक होगा, वहीं पर वयस्कों में जो है वृद्धों की तुलना में अधिक होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है यही आपका बीएमआर जो है हर एक जो है 25 वर्ष के बाद हर 10 वर्ष में 5 से 10, अगर कोई व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष है तो 25 वर्ष के बाद हर 10 वर्ष पर 5 से 10% जो है बीएमआर के दर में कमी आते रहती है, समझ गए। दूसरा है, कहता है लिंग भी जो है समान उम्र की महिला और पुरुषों की बीएमआर महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है, समझ गए। मतलब महिलाओं में जो ऊर्जा की खपत होती है, जो ऊर्जा की हरासमेंट होता है, वह पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में जो है कम होता है। देखिए एक रूप से सीधा समझ लीजिए, एक रूप से मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आसान भाषा में बता देते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, हम रेस्ट की स्थिति में, जब मेंटली और फिजिकली दोनों रेस्ट की स्थिति में है, तो चूंकि उस समय हमारा बॉडी जो है क्या होता है, एक मेटाबॉलिज्म की क्रिया करती है। अब यह मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो है सोते समय या फिर रेस्ट के समय यह किस दर से हो रहा है, समझ गए, तो यह निर्भर करता है। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना है, ओके। तो यही है। तो चूंकि बच्चा देखते होइएगा, जो बच्चा होता है वह ज़्यादातर आराम ही करना पसंद करता है, समझ गए ना, ज़्यादातर जो है वह आराम करने के ही जो है पसंद करता है, और बच्चा सब ज़्यादातर देखते होइएगा सोता ही रहता है, इसलिए जो है इसका बीएमआर जो है लेवल हाई रहता है। आराम की स्थिति में जितना जो व्यक्ति ज़्यादा आराम करेगा उतना जो है क्या होता है, बीएमआर आपका ज़्यादा रहता है, समझ गए ना। तो एक चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। देखते होइएगा जो बूढ़ा सब होता है बहुत कम आराम करता है, समझ गए, 8 बजे 10 बजे सोएगा और 3 4 5 बजे जो है देखिएगा उठ जाता है, नींद खुल जाएगा। तो आराम बेचैन बहुत रहता है बूढ़ा आदमी, तो ये चीज़ों को समझना है। तीसरा है देखिएगा शारीरिक गतिविधियाँ एवं व्यायाम बीएमआर को बढ़ा देती है, इस चीज़ को भी समझना है। शारीरिक गतिविधियाँ हो या व्यायाम हो, इसके करने से आपका बीएमआर जो है बढ़ा देती है, समझ गए। चौथा है शारीरिक बनावट कहने का मतलब है कि मजबूत मांसपेशियाँ तथा कम वसा वाला बीएमआर अधिक होता है, एवं कम मांसपेशियाँ तथा मोटे लोगों की बीएमआर कम होती है, समझ गए। तो मजबूत जो मांसपेशी के लोग होते हैं, कम वसा फैट वाले होते हैं, उनका बीएमआर अधिक होता है, तथा कम मांसपेशियाँ तथा मोटे लोगों में बीएमआर जो है कम होती है। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना है। तो बॉडी कंपोजिशन बनावट भी प्रभावित कर रहा है। पांचवा है माय डियर इन्वायरमेंट, वातावरण। ठंडे वातावरण में रहने वाले लोगों की तुलना में उष्ण प्रदेशों में, मतलब गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के बीएमआर अधिक होती है। मतलब जो गर्म प्रदेश में लोग रहते हैं उनके बीएमआर अधिक होता है ठंडे वाले के तुलना में, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें होता है। आगे यहाँ पे देखिए छठा है हार्मोनल प्रभाव का मतलब है कि थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता बीएमआर को बढ़ा देती है, तथा थायराइड ग्रंथि का अल्पस्रावन बीएमआर को घटा देती है। तो यही हमारा हार्मोनल प्रभाव हो गया कि अगर बीएमआर कब बढ़ जाएगा, तो जिसका थायराइड ग्लैंड का हाइपर जो है एक्टिव हो जाएगा तो बीएमआर बढ़ जाएगा। अगर जो है थायराइड ग्रंथि का अल्पस्राव होगा तो उस दौरान बीएमआर जो है कम जाता है। तो ये हो गया हार्मोनल प्रभाव। सातवां है शारीरिक तापमान, बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान बढ़ने की स्थिति में बीएमआर बढ़ जाती है, समझ गए। शरीर के तापमान बढ़ने की स्थिति में बीएमआर बढ़ जाती है, मतलब बीएमआर एक प्रकार से जलता है बॉडी में, समझ गए ना, कैलोरी के रूप में होता है तो यह जलता है, समझ गए। और जो जिसका सख्त मांसपेशी होता है, जिसका चूंकि जिम उम वाला का मांसपेशी सख्त होता है, वह कैलोरी का ज़्यादा यूज करता है, समझ गए उसमें, तो इसलिए उसमें बीएमआर अधिक होता है। नींद तथा आराम की स्थिति में बीएमआर बढ़ जाती है, वही क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म दर जो है बढ़ जाता है, ओके। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, नौवां है स्टारवेशन। भूखा होने पर बीएमआर कम हो जाती है। तो भूखा होने पर क्या चीज़, बीएमआर कम हो जाती है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। भूखा होने पर बीएमआर कम हो जाती है, ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा। तो भूखा ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि आप बॉडी में कुछ अन्न पानी रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से हमारा जो है जलेगा कैलोरी, समझ गए ना। गर्भावस्था व स्तनपान की स्थिति में जो है बीएमआर बढ़ जाती है। तो ये 10 पॉइंट है, आपको जो है नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, इस चीज़ को जो है समझना है कि कब जो है आपके कौन चीज़ बढ़ाता है कौन चीज़ घटाता है। मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया, समझ गए। आगे यहाँ पे सब के सब इंग्लिश इसका दिया गया है, बीएमआर का टोटल बीएमआर का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इस चीज़ को जो है आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बीएमआर ज्ञात करने की क्या सूत्र है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बीएमआई ज्ञात कर सके, समझ गए ना,
BMI बॉडी मास इंडेक्स हम ज्ञात कर सके तो BMI ज्ञात करने की क्या सूत्र है, बहुत आसान है और इसका वर्गीकरण भी हम लोग करेंगे, समझ गए। चलिए, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपके एज और आपके हाइट के अनुसार आपका बॉडी का मास जो है कितना है, द्रव्यमान कितना है, समझ गए। तो व्यक्ति की ऊंचाई एवं वजन पर आधारित होता है, समझ गए। आपका वजन कितना है और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन बॉडी का है कि नहीं है, तो यह जो है बहुत बड़ा निर्भर करता है, समझ गए। बॉडी मास इंडेक्स शरीर की वसा का माप होता है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। व्यक्ति की ऊंचाई एवं वजन पर आधारित होता है। बॉडी मास इंडेक्स शरीर की वसा का माप होता है, फैट का माप होता है, ठीक है, कि आपके बॉडी में कितना फैट है, समझ गए। ये बता देगा BMI। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए। आपको नॉर्मली अगर मैट्रिक फार्मूला का ध्यान में देना है तो BMI का फार्मूला होता है कि आपके बॉडी का वेट कितना है, वेट किलोग्राम में। अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का वेट का है, अगर उसका हाइट 1.65 है, समझ गए, 1.65 है, समझ गए ना। देख लीजिए, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर, मीटर में करना है, समझ गए, मीटर में। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। तो ये होता है, तो एक चीज़ को जो है आप जो है यहाँ पे क्या करना है, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर। तो इस चीज़ को जो है आपको जो है समझना है और यही जो है आपका क्या होता है, BMR जो है आपके होंगे, ठीक है, मीटर में। यहाँ पे मीटर में होगा कि मीटर में कितना होता है, इस चीज़ को जो है आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक फार्मूला में बता रहा हूँ कि जो BMI होगा, BMI अगर आपको निकालना है तो ऊपर में केजी में लिखिए वेट और हाइट लिखिए मीटर में, तो वह स्क्वायर में लिखिए, क्या लिखिए, स्क्वायर में लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है, मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे अगर नहीं पता चल रहा है तो BMI देख लीजिए, केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर, यही BMI होता है। अब आप अपना अपना BMI निकाल सकते हैं। BMI आपके बॉडी में फैट की मात्रा को बताता है और यह फैट जो है आपके बॉडी में कितना है, देखिए। नॉर्मली कहा जाए तो यह जो BMR आप पढ़े हैं ना, वही BMR जो है आपके फैट को जलाता है, समझ गए। अगर समझिए आपका फैट अगर बॉडी में ना जले तो क्या होगा, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा, समझ गए, फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, समझ गए ना। तो BMR किसका कितना ज़्यादा तेज है, किसका कितना कम है, यह डिपेंड करता है, ऊपर कारक इफेक्ट पढ़ाए हैं। तो नॉर्मली BMR वही होता है जो आपके आराम के समय आपके कैलोरी जो जलता है और कितना जलता है। चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, फैट ही देता है। बट फैट जो है घातक भी होता है बॉडी के लिए, समझ गए ना, तो वह उससे दिक्कत भी होता है। तो ये चीज़ें होता है, तो वह फैट जितना ज़्यादा जले, मीन्स इसका मतलब है कि आपका BMR जो है उतना ज़्यादा अच्छा है, BMR उतना ज़्यादा बढ़िया है, समझ गए। तो वही है। अब यह फैट अगर आपके बॉडी में बढ़ रहा है, मतलब BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वह कम है, समझ गए। चलिए देखिए, वर्गीकरण है, दुबला व्यक्ति होगा तो उसमें 18.5 से कम होगा BMI, समझ गए। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसमें जो BMI होगा वह 18.5 से जो है 23 के 22.9 के बीच में होगा। इतना अगर बीच में आपका आता है BMI तो समझ लीजिए कि जो है आपका ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामान से हल्का सा थोड़ा आपके बॉडी में फैट कम रहता है, 23 से लेकर 24 से 25 से 1 पॉइंट कम, यानी 24.9, इतना तक, 23 से लेकर अगर इतना तक आपके बॉडी में अगर जो है अगर फैट है तो हल्का सामान से अधिक माना जाता है, जो कि ठीक रहता है, समझ गए। 25 से लेकर 30 से 1 कम तक अगर आपका मतलब बॉडी में फैट की मात्रा BMI इतना आ रहा है तो समझिए आप मोटापा से पहले हैं, समझ गए। मोटापा आपके इंडिकेट कर चुका है, आप मोटापे के दरवाजे पर आ चुके हैं, समझ गए। मोटापा वर्ग 1 में 30 से 35 से 1 पॉइंट अगर कम है तो मोटापा वर्ग 1 में है। मोटापा वर्ग 2 में हो जब 35 से 40 एक कम तक है, और मोटापा वर्ग 3 में है जब यह 40 या इससे अधिक हो जाए तो फिर आप थर्ड ग्रेड को भी पार कर जाते हैं और फिर यह जो है आपके लिए घातक होता है, समझ गए। घातक तो आपके यहीं से शुरू हो जाता है, जैसे ही फर्स्ट ग्रेड में चले आते हैं आपका मोटापा आपके पास आ जाता है, और यह सारा जो है कब से, तो ये जो है 30 से जो है आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो माय डियर, यही आपका वर्गीकरण है, समझ गए। ये आपका जो है नाम याद रखना है, दुबला है, समान से अधिक है, पूर्व मोटापा है, मोटापा वर्ग 1 है, मोटापा वर्ग 2 है, मोटापा वर्ग 3 है। और किस में कितना है, बड़ी आसान है। दुबला कोई व्यक्ति है तो उसमें BMI 18.5,
से कम होगा। सामान्य होगा तो 18.5 से 23 एक कम तक रहेगा। सामान्य से अधिक होगा तो 23 से लेकर 25 एक कम तक रहेगा। समझ गए ना? तो ये चीज़ को जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका यहाँ पे ये आपका वर्गीकरण है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा सभी डियर।